कहानियों की श्रृंखला में अपने सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए उषा राजे सक्सेना की कहानी प्रवास में लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कथा यूके की पृष्ठभूमि में रची गई है। यदि आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी प्रवास में। शशांक थोड़ा रुककर मुझे गौर से देखता है, फिर मुस्कुराते हुए बात को आगे बढ़ाता है। दीदी, यह मत समझना कि मैं अपने लोगों को नापसंद करता हूँ। आज मैं अपनी मेहनत से एक ऐसी पोजीशन पर आ गया हूँ जहाँ से मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर हमारे लोग तो एक स्तर से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। जब भी हम आपस में मिलते हैं, अंग्रेज़ी हमारा मुद्दा होता है। अंग्रेज़ों को गालियाँ देते हुए हम उनकी अजीबोगरीब खामियां निकालते हैं। कभी कभी तो लोग ऐसी हास्यास्पद बातें करते हैं कि सिर पीटने को जी चाहता है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, हर शब्द को चबा चबा कर बोलते हैं। अरे भाई, उनकी भाषा है, जैसे चाहे बोलें। तुम उनकी भाषा बोल रहे हो तो उनकी तरह बोलो, वही मानदंड है। नहीं, वह कहेंगे इनकी आंखों में तो सूअर का बाल है, ये कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। कभी कभी तो मुझे लगता है बरतानिया में आए प्रवासी यहाँ सदा परदेशी ही बने रहना चाहते हैं। हर चीज़ को रुपए में तौलते हैं। भला यहाँ वह सुखी कैसे रह पाएंगे? तन यहाँ और मन वहाँ। सितंबर अक्टूबर का महीना था। खिड़की के शीशे से छनकर आती पतझड़ की सुनहरी धूप तन और मन दोनों को भली लग रही थी। सिकामोर की पीली पड़ रही पत्तियों में अभी भी हरापन बाकी था। थोड़ी ही देर में पहले माली मोरिस ने क्यारियों और लॉन की निराई करते हुए एक एक सूखी पत्ती और घास फूस को बीनकर कंपोस्ट पिट में डाला है। तभी देखती हूँ गेट के सामने शशांक की गाड़ी रुकती है। वह गेट आहिस्ता से खोलता है, फिर बहुत सावधानी से कार रिवर्स करता हुआ उसे गेट के अंदर लाता है और गैरेज के ठीक सामने खड़ा कर देता है। इंजन बंद कर वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है, पतलून की क्रीज और टाई की नॉट ठीक करता है। पल भर ठहरकर एक ही दृष्टि में पूरी गाड़ी का निरीक्षण कर देख लेता है कि गाड़ी ठीक वहीं खड़ी है जहां वह खड़ी करना चाह रहा था, तथा गाड़ी की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। पोर्च में आकर वह दोनों पैरों को पांवदान पर रगड़ता है, एक प्रशंसात्मक दृष्टि खिले हुए फूलों पर डालता है, हल्के से डोरबेल बजाता हुआ रसोई में काम करती किम की प्रतीक्षा करता है। किम दरवाज़ा खोलकर उसे लिविंग रूम में बिठाती है। मुझे याद आता है, आज से ठीक 25 साल पहले शशांक मुझे चेल्सी आर्ट कॉलेज के सामने बस स्टैंड पर मिला था। 20-22 वर्ष का हंसमुख, हाजिर जवाब, चुस्त दुरुस्त, सुदर्शन शशांक आत्मविश्वास से दीप्त, मन में उत्साह और कुछ करने की उमंग लिए कुछ ही दिनों पहले लंदन आया था। बातचीत के दौरान उसने बताया वह लंदन नौकरी की खोज में आया है। ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन में भी उसने आवेदन पत्र दिया है। यह कहकर पल भर को वह इस तरह चुप हुआ मानो मन ही मन तर्क कर रहा हो कि परदेश में वह भी अनजान महिला को पहली ही मुलाकात में इतना सब कुछ बता देना ठीक भी है या नहीं। फिर एक निश्चय सा उसकी आंखों में उभरा। तभी बस आ गई। हम लोग बस के अपर डेक में आकर बैठ गए। बैठते ही मैंने पूछा, क्यों, क्या सिविल सर्विस से इंटरव्यू का लेटर आया है? ब्रिस्बन कट मूँछों के नीचे उसके होठों पर एक खुशगवार मुस्कुराहट खेल गई। क्षण भर बाद वह संतुलित स्वर में बोला, जी, आज ही तो वहाँ से इंटरव्यू का लेटर आया है। खूब अच्छी तैयारी करनी है ना, इसीलिए तो लाइब्रेरी जा रहा हूँ। पर आपको पता कैसे चला? उसने प्रश्न भरी दृष्टि मेरी ओर डाली। मैंने कहा, मैं पेशे से मनोचिकित्सक हूँ। लोगों के अंदर होती हुई प्रतिक्रियाओं को जानना और पढ़ना ही मेरा व्यवसाय है। अचानक ही उसकी आंखों में मेरे लिए एक विशेष आदर और स्नेह झलका, जिसे उसने छुपाने का प्रयास नहीं किया। थोड़ी ही देर में उसका स्टॉप आ गया। उतरने से पहले उसने मेरा पता और फ़ोन नंबर लेते हुए बड़े ही आत्मीयता से कहा, दीदी, इस इंटरव्यू में ही नहीं वरन इस विदेशी धरती पर सफल जीवन यापन करने के लिए
ब्रिटिश समाज के अदब कायदे, रीति रिवाज तथा मनोभावों के बारे में गहराई से जानना चाहता हूँ। प्रतिभाशाली और तरक्की पसंद शशांक अपने आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए अक्सर मुझसे मशवरा लेता। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण, बोलने के सही तरीके तथा भाषा को सुधारने एवं मांझने के लिए उसने ओरिएंटल स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का सहारा लिया। साथ ही वह अपने अंग्रेज मित्रों के उच्चारण, हास्य और बातचीत के विषय को ध्यान से सुनता और उनसे उन्हीं की तर्ज पर, उन्हीं के विषयों पर साधिकार व सहज ढंग से बातें करने का सफल प्रयास करता। महीने का पहला रविवार उसने मेरे नाम कर रखा था। ठीक 10:30 बजे हाथों में मेरी मनपसंद रेड वाइन की बोतल या रेड कार्नेशन लिए दरवाजे पर उपस्थित हो जा। मुझे भी उस सुदर्शन युवक का घर आना अच्छा लगता। मेरे गिने चुने परिचितों में बस वही एक ऐसा व्यक्ति था जो सकारात्मक सोच के साथ किसी भी विषय पर स्वस्थ ढंग से बहस कर सकता था। हमारे बहस का विषय अक्सर इमिग्रेशन और सेटलमेंट इन यूके हुआ करता था। दीदी, हम लोग अंग्रेज़ों को रेसिस्ट कहकर उनसे घृणा करते हैं, पर मेरे अनुभव में तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। मेरे सभी अंग्रेज साथियों और अधिकारियों का व्यवहार हम सबके साथ बहुत मृदुल है। बातचीत, तर्क वितर्क हम सब आपस में करते हैं। मतभेद होने पर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए उत्तेजित भी हो लेते हैं, पर दूसरे दिन फिर अच्छे दोस्त हो जाते हैं। कई बार रंग और नस्ल पर भी करारे व्यंग और तानेबाजी हो जाती है, किंतु ऐसा तो भारत में भी होता है। हम लोग गुज्जू, बिहारी, बंगाली और दक्षिणियों का भी तो मजाक उड़ाते हैं। यहाँ सड़क पर आसपास बस, ट्रेन आदि कहीं भी मुझे कभी कोई ऐसी अलगाव की या हिकारत की स्थिति नहीं मिली जिसको मैं नस्ली कहूँ। अंग्रेज भी हमारी तरह साधारण इंसान हैं। उनमें भी वही सब प्रवृत्तियाँ हैं जो हम में हैं। ऑफिस में लंच के समय यदि मैं बातों में रम गया तो मेरा बॉस मेरा जूठा बर्तन तक धो देता है। कई बार मेरे मित्र मेरा बचा हुआ जूठा भोजन खा लेते हैं। मैं कहती, भाई शशांक, तुम्हारा व्यक्तित्व ही ऐसा है कि लोग तुम्हारे मुरीद हो जाते हैं। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। मैं तो इस समस्या की तह में जाना चाहता हूँ कि आखिर क्यों हमारे लोग अंग्रेज़ों के प्रति अब तक मन में इतनी कड़वाहट घूले हैं। मेरा अब तक का जो अनुभव है वह मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कमरा सेंट्रली हीटेड होने की वजह से खूब गर्म हो रहा है। बाहर बर्फ़ पड़ रही है। मैं शशांक की बातें सुनती और गुनती हूँ। स्मोक्ड बेवेरियन चीज़, फ्रेंच ब्रेड, रेड वाइन और उसकी बातें सब कुछ बेहद रसीली लगती हैं। मुझ पर हल्का सा सुरूर आ जाता है और मैं अधमुंदी पलकों से उसके सुदर्शन व्यक्तित्व का प्रशंसात्मक रसास्वादन करती हूँ। कभी वह कहता, दीदी आप मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। मैं कहती, अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी बातों को पूरी गंभीरता से ले रही हूँ, बस तुम्हारी उपमा बेहद गुदगुदाने वाली लगी। अतः मुझे हंसी आ गई। पर भाई देखो, संभल कर रहना, कहीं कोई आयतुल्ला खुमैनी तुम्हारे सिर पर फतवा न लगा दे। वह एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ कमीज के कॉलर में उंगली फिराकर टाई की नॉट ठीक करता है। फिर थोड़ा रुककर वाइन का एक सिप लेता हुआ सलामी का एक छोटा टुकड़ा फ्रेंच ब्रेड के टुकड़े के साथ कांटे में फंसाकर मुंह में रखता है। फिर मेरी ओर देखते हुए स्मित हास्य के साथ उसी बात को दूसरे ढंग से दोहराता है। सच कहूँ तो असल में हमारे अपने लोग स्वयं दोगली मानसिकता रखते हैं। फिर जिस पत्तल में वह खाते हैं उसी में छेद करते हैं। दशकों यहाँ रहने के बावजूद इस देश को पराया समझते हैं। रत्ती भर भी इस समाज के साथ तालमेल बैठाने का यत्न नहीं करते और अपने को सुरक्षित तथा दोयम दर्जे का नागरिक कहते हुए नहीं थकते हैं। क्यों? हर तरह की सुविधा है यहाँ। सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, रिटायरमेंट, पेंशन। पर फिर भी ये लोग रोते हुए खुद को अलग थलग रखते हैं। परिवार और बच्चों को तो यहाँ की हवा भी नहीं लगने देना चाहते हैं, जैसे अंग्रेज़ कोई छूत का रोग हो। वैसे पुरुष वर्ग के मन में अंग्रेज़ लड़कियों से हम बिस्तर होने की अदम्य लालसा रहती है, पर विवाह इंडियन वर्जिन से ही देश में जाकर करेंगे। सच बात तो यह है कि हमारे अपने ही लोग रंग भेद, जाति भेद,
लिंग भेद और नस्ल भेद के जन्मदाता और पालक हैं। मैंने अंग्रेज़ों में सदा मानवता, सहृदयता और उदारता को ही पाया है। एक्चुअली वी सफ़र फ्रॉम inferiority complex, slave mentality and an eternal insecurity। मैं हंसकर कहती हूँ, शशांक, तुमने ही सवाल किए और तुमने ही जवाब दिए। मनुष्य को अनुभव और उसकी विवेचनाएं उसके पूर्व संस्कारों से प्रभावित होती हैं। नकारात्मक आलोचनाओं के बीच, असुरक्षा और नैराश्य के बीच जन्म लेते हैं। पर एक बात ध्यान में रखना, यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर रेसिज्म नहीं है, पर बहुत ही सूक्ष्म इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म है। मानती हूँ अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, मानवता उनकी नसों में है, योग्यता का आदर कर उसका लाभ उठाना वह लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं। बट बी केयरफुल, वॉच योर सेल्फ, नेवर एवर स्लिप अ स्टेप, अदरवाइज यू विल गो डाउन द ड्रेन। न जाने क्यों मुझे शीघ्र प्रगति शीघ्र पतन वाली कहावत याद आ जाती है। संभवतः मुझे शशांक की मानसिकता में कहीं अहंकार या दंभ की बू आने लगी थी, किंतु शशांक चतुर है, दूरदर्शी है। हर काम को वह अत्यंत सावधानी एवं योजनाबद्ध ढंग से सोच समझकर करता है। गलतियां करना उसका स्वभाव नहीं है। वस्तुतः शशांक ने थोड़े ही समय में ब्रिटेन के दोनों ही समाज में अपना विशेष स्थान बना लिया। ऑफिस में सभी उसकी याददाश्त, तत्काल बुद्धि, हाजिर जवाबी तथा समकालीन राजनीति के प्रति उसके मौलिक दृष्टिकोण और ज्ञान के कायल हो गए थे। विभाग के कोड बुक के नियम, अधिनियम और उसकी व्याख्याएं तो जैसे उसको जुबानी रटी हुई थी। जब भी किसी उच्चाधिकारी को किसी निर्णय पर शंका होती तो आचार संहिता की व्याख्या के लिए शशांक को ही बुलाया जाता, और यही कारण था कि उसके साथी शफी, गोयल, चौहान, शर्मा, एंडी और बाब, जो सिविल सर्विस में उसके ही साथ नियुक्त हुए थे, अभी भी उसी पद पर आसीन थे जिन पर उनकी नियुक्ति हुई थी, और शशांक उनसे कहीं ऊंचे पद पर आसीन हो चुका था। कभी कभी नैराश्य और ईर्ष्या से बुझे उसके अधीनस्थ साथी पीठ पीछे उसे अंग्रेज़ों का पिट्ठू या खुद को बदकिस्मत, रंगदार और नस्ल भेद से पीड़ित कहकर संतुष्ट कर लेते, पर अपनी अंग्रेज़ी वाक्य विन्यास, तौर तरीके और व्यक्तित्व को सजाने, संवारने, सुधारने की कोशिश कभी नहीं करते। कुछ काहिल और जाहिल अंग्रेज भी ऐसे थे जो उसे ब्लडी ब्रेन बॉक्स, ब्लडी वर्कोहलिक, ब्लडी इंडियन नो हाउ और बास्टर्ड कहकर अपनी भड़ास निकालते। इसी बीच शशांक कई आयामों से गुजरा। प्रखर कार्य क्षमता, श्रम और सरस आचार विचार के कारण उसकी पदोन्नति हर तीसरे साल होती रही। इस तरह उसे सिविल सर्विस के कई महत्वपूर्ण विभागों में उच्च पदों पर काम करने का अवसर मिला, तो उसने अपनी क्षमताओं और व्यक्तित्व को खूब निखारा। साथ ही ब्रिटेन में रहने वाले अपने देसी समाज को भी बड़ी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा। इस बीच जब भी कभी उसे कोई मानसिक द्वंद्व, दुविधा या आशंका होती तो वह मेरे पास विचार विमर्श के लिए अवश्य आता। वास्तव में गत वर्षों में उसे मेरी कम ज़रूरत पड़ी, मुझे ज़्यादा। शशांक नॉलेजेबल था, उसके पास मेरे मतलब की हर तरह की तात्कालिक सूचनाएं होती थीं। यदि मुझे कभी कोई इनकम टैक्स, इमिग्रेशन, इंश्योरेंस अथवा बड़ी खरीदारी की समस्या होती तो मैं उसे बुला भेजती, और वह हर तरह से विधिक नियमों के अंतर्गत मेरी सहायता करता। उस दिन वह अपनी पत्नी शैलजा के साथ एक समारोह में कैफ़े रॉयल आया हुआ था। समारोह का आयोजक मेरा पुराना अवसरवादी क्लाइंट था, अतः मैं भी आमंत्रित थी। हम सब बार के पास खड़े विभिन्न विषयों पर बातचीत कर रहे थे। शशांक सबके आकर्षण का केंद्र था। अभी हाल ही में उसकी ब्रिटिश सिविल सर्विस के एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में नियुक्ति हुई थी जिसमें अब तक कोई प्रवासी प्रवेश नहीं पा सका था। उगते सूरज की पूजा करने वाले समाज के लिए गर्व की बात थी। लोग उससे संबंध जोड़ने को आतुर थे। लग रहा था यह आयोजन उसी के लिए बड़ी सावधानी से विशेष प्रयोजन के तहत आयोजित किया गया था। मेजबान उसे हर तरह का सत्कार दे रहा था और सहृदयता से उसे ग्रहण कर रहा था। एक अनन्य दर्पीला सुख उसके चेहरे पर आ जा रहा था। उसे यह आभास हो चुका था कि वही आज का माननीय और विशिष्ट अतिथि है। बार में खड़ा वह एक अच्छे राजनेता की तरह
आए हुए अन्य अतिथियों के साथ राजनीति और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर अपना विशेष मत प्रकट कर रहा था। लोग तन्मयता से सुनते हुए उससे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे। मदिरा और पद के मद के साथ ऐसा कलात्मक आनंददायक आतिथ्य उसका विवेक सुप्त हो रहा था। वह बातों ही बातों में सूचनाओं के कुछ ऐसे गोपनीय सूत्रों को खोल गया जो उस जैसे वरिष्ठ अधिकारी के आचार संहिता के विरुद्ध था। वह तो अच्छा हुआ वहाँ कोई पत्रकार नहीं था। अवसर देखकर चतुर, चापलूस और स्वार्थी उससे दोस्ती बढ़ाने की कामयाब कोशिशें कर रहे थे। शशांक का अहम तुष्ट हो रहा था। उसका सामाजिक दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। पद के अनुरूप उसके व्यक्तित्व में गरिमा आती जा रही थी, पर थोड़े ही दिनों में उसमें दंभ और अहंकार युक्त हठ के लक्षण भी परिलक्षित होने लगे थे। शशांक बहुत व्यस्त हो चला था। शायद काम का दबाव बढ़ गया था या कुछ अनहोनी घटी है। इधर कुछ दिनों से लोग दबी दबी जबान में रस ले लेकर शशांक के बारे में कुछ कहने लगे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते नहीं अघाते थे, शशांक जी, आपके संपर्क में आना और आपको जानना हमारे लिए अति गर्व की बात है। आपने हम प्रवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। आप उस शिखर पर पहुंच गए हैं जहां आज तक कोई प्रवासी नहीं पहुंच सका। हम सब आपके अनुग्रहित हैं। आपने हमारी आने वाली संतति के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। शशांक जी प्रसन्न होकर कुछ विनीत शब्द कहते और उनकी मदद के लिए जी तोड़ परिश्रम करते। कुछ अच्छे संतुलित मनोवृत्ति के लोग कहते हैं, भाई शशांक जी बहुत ही सज्जन, सावधान, दूरदर्शी और सुलझे हुए व्यक्ति थे। अचानक यह हुआ क्या? वह कभी ऐसा काम नहीं करते थे जिससे उनके ऊपर कोई आँच आए, पर कुछ तो हुआ है। आखिर यह इंक्वायरी क्यों हो रही है? आज वही लोग उससे इस तरह कन्नी क्यों काट रहे हैं, मानो वह कोई छूत की बीमारी हो, और मन ही मन खुश होते हैं कि चलो सब कुछ होने से पहले उनका काम तो हो ही गया ना। उड़ती खबरों में रस सभी लेते हैं, कोई गहराई में नहीं जाता है। सभी अपनी अपनी इज्जत बचाने की फिक्र में हैं। दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। जिनके काम शशांक किन्हीं कारणों से नहीं कर पाया, वह और बेसिर पैर की मारते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं शशांक ने ऑयल बैरन से मिलकर मिलियंस बनाया। शशांक आखिर इन सब बातों का तगड़ा जवाब क्यों नहीं देता? वह है कहाँ? मैं चिंतित हो जाती हूँ। शैलजा के घर फ़ोन करती हूँ। मेड बताती है शैलजा अस्पताल में है, उसके पेट में सिस्ट है, ऑपरेशन होने वाला है। पर मैं मेड पर नाराज़ होती हूँ। कहती हूँ इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर तक नहीं। मेड फ़ोन पर ही सिसकते लगती है। मैं बेड और वार्ड का नंबर पूछकर फ़ोन रख देती हूँ। रात में डॉक्टर ने कार चलाने को मना किया है, पर मैं रिस्क लेती हूँ। पार्किंग बे में गाड़ी खड़ी कर वार्ड में प्रवेश करती हूँ। शैलजा संतुलित होने का प्रयास करती है। दुख और चिंता से चेहरा विवीर्ण और मलिन है। मैं उसकी आंखों में सीधा देखते हुए पूछती हूँ, यह सब क्या हो रहा है? बिना किसी भूमिका के बताओ, शशांक हुआ क्या? वह कहाँ है? शैलजा कुछ रुआंसे और कंपित स्वर में आंख में भराए आंसुओं से लड़ती हुई कहती है, दीदी, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। उन्होंने सदा सबका भला चाहा, खास तौर पर अपने लोगों की तो उन्होंने हर तरह से सहायता की। शायद वही उनके लिए जाल बन गया। उनकी वरिष्ठता, प्रतिभा शक्ति का आयास और उसका समुचित प्रयोग, जो पहले उनके गुण थे, बाद में वही उनके अंग्रेज साथियों और अधिकारियों की आंख की किरकिरी बन गई। संभवतः वह लोग उसकी बुद्धि और जानकारियों से भयभीत हो उठे। उन्हें पता नहीं था कि कब से और क्यों उन पर नज़र रखी जा रही है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। ऑफिस वालों ने कोई चाल चली, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। उनकी प्रतिष्ठा, विश्वास और मान्यताओं को ऐसी ठोकर लगी कि वह अस्थिर हो उठे और उन्हें नींद आनी बंद हो गई। वह अत्यंत दुखी, हताश और अशांत हो गए। सारा आत्मविश्वास एक ही झटके में खंड खंड हो गया। बहुत दिनों तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। सारा दुख अपने अंदर ही समोए रहे। फिर एक लंबे अरसे तक वह नैराश्य से पीड़ित, अंतर्मुखी हो स्वयं से लड़ते रहे। अंत में शायद हार गए। मैंने बहुत चाहा वह कुछ कहें, मन का गुबार निकालें। उनका अहम बुरी तरह से आहत हो चुका है और मनोबल खो, संसार से विरक्त और विमुख हो
तिब्बत बौद्ध भिक्षुओं के पास मन की शांति की खोज में चले गए। मैं असहाय कुछ भी न कर पाई। मैं अपनी भावनाओं पर संयम न रख पाने के कारण विवेक खो क्रोधित हो उठती हूँ और उसके कंधे पकड़कर झकझोरते हुए तेजी से पूछती हूँ, मैंने कहा ना पहेलियाँ मत बुझाओ, मुझे कारण बताओ, आखिर हुआ क्या? शशांक जैसा व्यक्ति पलायन नहीं कर सकता। शैलजा घबरा जाती है और कंपित स्वर में कहती है, दीदी मैं क्या कहूँ? वह संतुलित होने का असफल प्रयास करते हुए असहाय सी बुझे हुए स्वर में कहती है, इस्टेब्लिशमेंट ने उन पर अविश्वसनीयता का आरोप लगाकर उन्हें अनंत काल के लिए वेतन सहित निलंबित कर दिया। अचानक बिना आवाज़ खिड़की के पल्ले खुले रह जाते हैं। बाहर तेज दक्षिणी हवा चल रही है। पेड़ से टूटा एक बड़ा पीला सिकामोर का पत्ता कांपता बवंडर में गोल गोल दिग्भ्रमित सा उन्मादित घूम रहा है। कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।